सो हाय गाइस, आज हम जो होने वाले हैं एक साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक को जो होने वाले हैं एनालिसिस करने वाले हैं। और ये साइकोलॉजी के टॉपिक हम जो होने वाले हैं ट्रेडिंग के ऊपर लगाने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो इसके लिए आपके पास ट्रेडिंग का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मैं डायरेक्टली बेसिक पे नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको क्या नाम है बेसिक सीखना है तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे एक लेक्चर डाला हुआ है जो कि बेसिक से है, आप उसे देख सकते हो। सो अगर मैं बात करूँ तो ट्रेडिंग के बारे में कि एक्चुअल में ये काम कैसे करती है। सबसे पहले तो मैं साइकोलॉजी के बारे में बात करूँ, और ट्रेडिंग में कुछ भी 100% नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमारी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी होती है वो एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। सबसे पहले तो सारा का सारा गेम जो होता है ना, दैट इज़ द गेम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अगर हम नेचर में देखें तो सारी चीज़ें जो होती है सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट पे ही काम करती है। तो इसको मैं वीडियो को अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी हम शुगर के प्राइसेस देखें तो वो एकदम से कितने ज़्यादा जंप किए हैं। अब सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सप्लाई एंड डिमांड का। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, शुगर का प्रोडक्शन जो हुआ है वो कुछ कम हो गया है। यानी कि उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो हमारे पास जो हो रहा है इथेनॉल का प्रोडक्शन हो गया, तो वो बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। एज़ पर हमारे पास जो हो रहे हैं गवर्नमेंट रिसोर्सेज के बारे में बात करें, न्यूज़ रिसोर्सेज के बारे में बात करें, तो इस बार हमारे पास जो फसल हुई है गन्ने की, वो थोड़ी कम हुए हैं। उनमें जो हो गए वो फसल थोड़ी बीमार हो गई है, तो उस कारण से हमारे पास क्या हुआ है कि गन्ने की जो यील्ड हुई है, शुगर कैन की जो यील्ड हुई है वो थोड़ी कम हुई है। तो जिस कारण से अभी हमारे पास जो शुगर है उसके रिसोर्सेज बहुत कम है। तो बिकॉज़ हमारे पास शक्कर कम है और अभी त्यौहार का टाइम आ गया है, फेस्टिवल का टाइम हो गया, ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं। तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास कोई चीज़ कम है और ख़रीदने वाले ज़्यादा है तो वो चाहते हैं कि मुझे दे दो, लेकिन मैं इसके लिए ज़्यादा प्राइस जो होने वाला हूँ पे करूँगा। तो दिस इज़ द गेम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। हमारे लाइफ में हर एक जगह पर सप्लाई एंड डिमांड का गेम होता है। अगर हम एमबीबीएस के बारे में बात करें, अब कल को यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाए कि एमबीबीएस की सीट हमने क्या कर दिया, करोड़ों में बढ़ा दी है। तो क्या एमबीबीएस की फ़ीस 1 करोड़ रह जाएगी? नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और सीटें ज़्यादा हो जाएगी। तो उस केस में हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही दुनिया की हर एक फील्ड में सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट ही लगता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट ही लगता है। तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर मैं सप्लाई एंड डिमांड पे ही पूरी की पूरी थ्योरी चल रही है, तो वाई एम स्टडिंग अबाउट रेजिस्टेंस, वाई एम स्टडिंग अबाउट सपोर्ट, फिर हमारे पास ये पैटर्न बनता है, वो पैटर्न बनता है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, इन सब के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो जो होती है ना हमारे पास हिस्ट्री रिपीट होती है। जैसे अगर हम बात करें तो ये हमारी साइकोलॉजी का पार्ट है। हमें लगता है कि हाँ ये प्राइस यहाँ से आया था, वापस गया, फिर वापस उसी रेंज पे डबल से आया और फिर से ऊपर जाएगा। तो हमें लगता है ना कि मोस्ट ऑफ द लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर जो प्राइस रेंज है वो हमारे पास सस्ती है, तो हो सकता है प्राइस वहाँ से जाए। लेकिन हमको इसलिए नहीं करना है, क्योंकि देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो हमें कन्वेंशनल ट्रेडर की तरह कभी ट्रेड नहीं करनी है कि कन्वेंशनल ट्रेडर की तरह हम ट्रेड करेंगे तो हम 1:1 1:2 का प्रॉफिट मैक्सिमम निकाल पाएंगे, क्योंकि कन्वेंशनल ट्रेडर के पास कभी इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो पूरे स्टॉक मार्केट को हिला सके। लेकिन सारी की सारी ताकत किसके पास होती है, सारी की सारी ताकत जो होती है वो हमारे पास स्मार्ट मनी हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इन सब के पास पावर होती है। तो लेट्स से कि अगर आपके पास एक पावर आ जाए कि आपको ये पता चल जाए कि स्मार्ट मनी या म्यूचुअल फंड पैसा कब डालने वाला है, जैसे ही वो लोग पैसे डालेंगे या एफआईआई हो गए, हमारे पास डीआईआई हो गए, ये जब भी पैसे डालेंगे तभी आप पैसे डालोगे, तो आपका पैसा कितना फास्ट ग्रो करेगा। तो हमारी जो ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए जब भी ये लोग पैसे डालेंगे तब हम पैसे डालेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर ये लोग पैसे डालने वाले तो क्या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर ट्रेडिंग करते हैं? नहीं, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर ट्रेडिंग नहीं करते। लेकिन वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का प्रॉपर फ़ायदा उठाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो कन्वेंशनल ट्रेडर है वो कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाएगा, वो कहाँ पर अपने ट्रेड्स को लेगा। तो वो लोग क्या देखते हैं कि जहाँ पर कन्वेंशनल ट्रेडर का स्टॉप लॉस होगा वो लोग वहाँ पर जाकर वहाँ तक के प्राइस को लेके आएंगे। जैसे स्टॉप लॉस हिट करेगा, क्योंकि इनको क्या करना होता है कि इनको बल्क में ऑर्डर्स चाहिए, इन लोगों को एक साथ बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, तो ये थोड़ा थोड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खरीदेंगे तो प्राइस एकदम से जो हो जाएगा स्पाइक कर जाएगा, और जिस कारण से क्या होगा कि इन्हें बहुत महंगे में प्राइस मिलेगा। तो इनके पास एक ही जा रहा है, इनको स्टॉप लॉस हिट कराना पड़ेगा। जब एकदम से सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए और सेलिंग पे आएंगे तो ये लोग खरीद लेंगे। तो ये इनकी मजबूरी है ऐसा करना। सेकंड, इनके पास ये होता है कि ये लोग क्या कर सकते हैं कि क्या नाम है, एकदम से जो हमारे पास होती है ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, तो ये फेक ब्रेकआउट करते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि क्या नाम है यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, और वो लोग खरीदना स्टार्ट करते हैं, और ये तब ये एकदम से बेच देते हैं, क्योंकि इनको बेचने के लिए भी एकदम से चाहिए कि बहुत सारे लोग खरीदें। तो ये जो होता है ना, जो हमारे कन्वेंशनल पैटर्न है, ये हमको एज अ लूप यूज़ करना है, नॉट एज अ ट्रेडिंग। सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, कन्वेंशनल पैटर्न इस तरीके से यूज़ होता है। तो सबसे पहली बात ये है, तो इसका मतलब ये है कि हमको कन्वेंशनल पैटर्न भी पता होना चाहिए, किस तरीके से कन्वेंशनल ट्रेडर ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर हमें एज अ कन्वेंशनल ट्रेडर नहीं सोचना है, हमें ऐसा सोचना है
कि अगर मैंने इस कन्वेंशनल ट्रेडर की तरह ट्रेडिंग ली तो वहाँ पर स्मार्ट मनी किस तरीके से सोच सकता है। अब स्मार्ट मनी किस तरीके से ट्रेड करता है, लेट्स से अब हम हमारे पास क्या होता है ना, लेग बेस लेग आउट, लेग इन बेस लेग आउट, इस टाइप के हमारे पास कुछ पैटर्न्स बनते हैं। इसके बारे में मैंने अपने वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन होता है कि बेस का फॉर्मेशन हो क्यों रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा हूँ और अब मैं कोई ट्रेडिंग का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। हम लोग बस, हमारा जो चैनल है दैट इज़ अबाउट साइकोलॉजी, यहाँ पे साइकोलॉजी कैसे काम करती है ट्रेडिंग में, हम उसके ऊपर बात करें। मैंने ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो भी इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे पास ठीक ठाक एक्सपीरियंस था, मैंने ठीक ठाक ट्रेडिंग की हुई है, तो मुझे थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आती है, मैंने उसी के बेसिस पे वीडियो बनाया है। और मैंने आपको उसके कंसेप्ट ही सिखाने की कोशिश की है कि वहाँ पे साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है। तो यहाँ पर भी हम सिर्फ साइकोलॉजी डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी हमारे पास क्या हो रहा है कि बेस कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सबसे पहली बात, बेस कैंडल पे हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा क्यों होते हैं। सबसे पहले तो हमको क्या होता है, मल्टीपल टाइम एनालिसिस करना होता है। मल्टीपल टाइम मीन्स हम बड़े टाइम पे देख रहे हैं कि वहाँ पे भी हमारे पास बेस्ट कैंडल है। उस तरीके से हम जब छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं ना, तो यहाँ से हमारे सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। 100% हम कभी सही नहीं हो सकते, लेकिन अगर मैं 1:5 का टारगेट करता हूँ, तो अगर मैं 30 से 40% टाइम भी सही रहा तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो हमारे पास जो बेस कैंडल फॉर्म होती है ना, यहाँ पर किसी भी, क्या नाम है, स्मार्ट मनी की मजबूरी है, क्योंकि स्मार्ट मनी को हमारे जैसे छोटे मोटे ऑर्डर्स नहीं लेना, उनको 100 करोड़ 1000 करोड़ के ऑर्डर लेना है। और इतने सारे सेलर एक बार में तो आ नहीं सकते, तो उनको क्या करना होता है कि थोड़ा सा उनने ख़रीदा, प्राइस एकदम से ऊपर गया, फिर लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे प्राइस बढ़ गया, बेचना स्टार्ट करते हैं। प्राइस जैसे ही नीचे आता है उसी प्राइस पे वो डबल से खरीदते हैं, फिर ऊपर जाता है, उसी प्राइस पे वो डबल से खरीदते हैं, फिर ऊपर जाता है। इसलिए बेस कैंडल का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे। तो ये बेस कैंडल जो होती है ना, ये हमको स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को फॉलो करने में बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा भी हमारे पास जो होती है दैट इज़ एवरेज वैल्यू, और जो हमारे पास हो गई दैट इज़ ट्रू रेंज वैल्यू जो होती है ना, उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 100% तो हम नहीं देख सकते, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है। अब अगेन क्या होता है कि जैसे लेट्स से कि अगर मेरे पास कम बेस कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ है कि प्राइस वापस उस रेंज में आया ही नहीं कभी। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्मार्ट मनी है ना, ये लोग बैठे हुए हैं कि नहीं, कब प्राइस इस रेंज में आएगा और मैं डबल से खरीदूंगा। तो जहाँ पे हमने बेस कैंडल का फॉर्मेशन देख लिया, जहाँ पे हमने स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट फॉलो कर लिया ना, जब प्राइस डबल से उस रेंज पे आता है तो प्राइस पंप कर जाता है। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी को उसी प्राइस पे खरीदना है। पिछले बार वो नहीं खरीद पाए थे। क्या 100% टाइम ऐसा होगा? नहीं। हो सकता है कि उनने, हमने जो हुआ है गलत आइडेंटिफाई किया है, लेकिन अगर हमने सही आइडेंटिफाई किया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम सही हो गए। तो अगर लेट्स से कि अगर मैं 1:5 का टारगेट कर रहा हूँ, अगर मेरे पास क्या हो रहा है 40 से 50% टाइम भी मैं सही हूँ, तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। सो थैंक यू। तो हमने अच्छे से साइकोलॉजी को डिस्कस किया। अगर आप डिटेल साइकोलॉजी देखना चाहते हो तो मैंने डिटेल साइकोलॉजी को, मेरा एक कोर्स है, मैंने बनाया हुआ है, 2.5 से 3 घंटे का वीडियो है, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो। हालांकि उसमें भी बहुत सी गैप्स हैं जो कि मैं अभी डिटेल वीडियो जब भी बनाऊँगा उसमें फील कर दूँगा। थैंक यू।